निधि ने जैसे ही घर में प्रवेश किया कि उसे सामने बरामदे में ही शारदा मौसी माँ के साथ दबे स्वर में बातें करते हुई दिखाई दी। निधि का माथा ठनका। लगता है शारदा मौसी उसके लिए कोई रिश्ता लेकर आई होंगी। निधि के लिए यह अवसर बहुत तनावपूर्ण होने लगा था। अपने माता पिता के वैवाहिक जीवन का कटु अनुभव उसके दिल दिमाग में स्थायी रूप से घर बना चुका था। लड़का और लड़की के चयन के समय होने वाली अनेकों औपचारिकताओं से उसे नफरत सी हो गई थी। उसके रूप रंग को देख उसके लिए कुछ रिश्ते आए तो थे, परंतु कहीं लड़का कम पढ़ाई किए दुकानदारी करता था तो कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। इसीलिए कभी इधर तो कभी उधर से किसी न किसी कारण बात आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। उसके पापा राजेश बहुत मुंहफट, बेहद कंजूस, गैर जिम्मेदार और कटुवाणी के व्यक्ति थे। निधि बचपन से ही देखती आई थी कि उनके घर में सदैव दादी और पापा का ही राज चलता था। निधि की माँ विभा एक गरीब परिवार से थी, परंतु बहुत सुंदर थी। माँ अपनी बेटी निधि को अपनी यह आप बीती बहुत बार सुना चुकी थी। विभा की अनोखी अलौकिक सुंदरता पर रिझ कर ही तो राजेश और उसकी माँ ने उसे अपनी घर की बहू बनाकर ले आए थे। परंतु कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका सारा चाव उतर गया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि राजेश के हम उम्र मित्रों की शादियों में उन्हें समाज के रीति रिवाजों के अनुसार बहुत सा दान दहेज भी मिला था। उनमें से कुछ की बीवियां तो पढ़ी लिखी भी थीं। यह देखकर राजेश और उसकी माँ अपने को बहुत ठगा सा महसूस करने लगे थे। बस अब उनका सारा आक्रोश बेकसूर विभा पर निकलने लगा। वो दोनों बात बात पर विभा को प्रताड़ित करने का अवसर खोजने लगे। उसकी सास ने घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी विभा पर लाद दी। वह स्वयं मंदिरों में जाकर घंटियां बजाती घूमने लगी। अब वह जल्दी ही घर में पोते की किलकारियां सुनने के लिए उतावली हो रही थी। यहाँ पर भी राजेश और उसकी माँ को शिकस्त ही हाथ लगी। साल भर बाद विभा ने एक बेटी को जन्म दिया। बौखलाई माँ ने इस दौरान विभा और बच्ची को ना तो समुचित खुराक ही खाने को दी, ना ही उनकी उचित देखभाल ही की गई। राजेश के दिल से अब विभा के रूप रंग का जादू पूरी तरह से उतर चुका था। दुकान बंद कर वह घर ना जाकर इधर उधर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए घूमने लगे। राजेश अपने पिता की दुकान के इकलौते वारिस थे। बचपन में ही उन्होंने जाने अनजाने अपने पिताजी से दुकानदारी चलाने के सारे गुण सीख लिए थे। विभा के पास अब कोई विकल्प शेष नहीं था, इसीलिए उसने तकदीर के सामने हथियार डाल दिए। वह एक कठपुतली की तरह अपनी सास और पति की उंगलियों पर नाचने लगी। अब विभा की जिंदगी की गाड़ी एक सीधी सपाट पटरी पर दौड़ने लगी। चंद वर्षों के बाद विभा की सास एक लंबी बीमारी के बाद भगवान को प्यारी हो गई। राजेश अब पहले से भी अधिक मनमानी करने लगा। वह अब प्रत्येक मामले में स्वतंत्र था। राजेश अब विभा के घर के खर्च और निधि की पढ़ाई के लिए चंद रुपए थमाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता। वो दुकान बंद कर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने चला जाता और देर रात तक घर वापस आता। बचपन से ही निधि अपने पापा के प्यार से वंचित ही रही। उसके पापा ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा और ना ही उससे पढ़ाई लिखाई के विषय में दिलचस्पी ही ली। राजेश के ऐसे व्यवहार से दोनों माँ और बेटी टूट कर रह जाती। विभा के मन को हमेशा एक कसक सालती रहती थी। वह सोचती कि उसका रूप ही उसका दुश्मन बन गया था। उसकी सुंदरता पर रिझकर ही तो राजेश ने उससे विवाह किया था। इससे बेहतर होता कि वह किसी गरीब घर की बहू बन अपने व्यवहार और सेवा में ससुराल में प्यार और सम्मान पाती। उसे एक कहावत अपने ऊपर सटीक लगती कि रूप की रोवे और भाग की खावे। इस प्रकार विभा और निधि उपेक्षित सी अपना जीवन बिताने को मजबूर थीं। निधि यही सब देखते सुनते समय से पहले ही समझदार हो गई। उसने सोच लिया था
कि वो पढ़ाई लिखाई को ही भविष्य में सर्वोच्च स्थान देगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी ना तो कोई अच्छी सहेली ही थी और ना ही कोई हम उम्र रिश्तेदार। वो बचपन से माँ को ही अपना परम मित्र मानती। पापा के हाथों अपनी माँ की दुर्दशा देखती पापा के हाथों अपनी माँ की दुर्दशा होते देखकर वो यौवन के विभिन्न रंगों के प्रति उदासीन सी हो गई थी। पढ़ाई पूरी होते ही उसे अपनी योग्यता के बल पर शहर के सबसे बड़े कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। अब वह आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र थी। निधि के विवाह की उम्र भी बीतती जा रही थी। पापा की उपेक्षा और माँ की मजबूरी के चलते निधि के विवाह की कोई चर्चा होती ही नहीं थी। विवाह की नज़रों से निधि की उदासी और अनमनापन छिपा नहीं था। उनके घर पर कभी कभार आने वाले विवाह के निमंत्रण पत्र विभा और निधि के तन बदन में आग लगा देते। इन विवाहों में अकेले राजेश ही शगुन दे और दावत खाकर आ जाता। एक दिन विभा ने अपने सारे मान अभिमान की तिलांजलि देकर बड़ी हिम्मत जुटा पति को निधि के विवाह के लिए कोई लड़का देखने के लिए याचना करने लगी। यह सुनकर राजेश का पारा चढ़ गया। वह विभा को ताना मारते हुए बोला, क्यों, अब तुम माँ और बेटी दोनों की नींद खुल गई? तुम दोनों ने अपने जीवन में कभी मुझे अहमियत दी ही नहीं। तुम दोनों हमेशा अपनी मनमानी करती आई हो। अब विवाह में भी अपनी मनमानी करो। तुम्हारी इस महान और नकचड़ी बेटी के लिए मैं तो कोई लड़का नहीं खोज पाऊंगा। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं इतना पैसा तो निधि की पढ़ाई पर लुटा चुका हूँ। जो बन पड़ेगा वो विवाह में खर्च कर दूंगा, परंतु तुम्हारी पढ़ी लिखी बेटी के लिए अब लड़का देखना मेरे बस का रोग नहीं है। यह जवाब सुनकर विभा अवाक रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, परंतु राजेश उसकी बात को अनसुना कर घर से बाहर चला गया। निधि कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी उनका सारा वार्तालाप सुन रही थी। वह सारी बातें सब सुनकर क्रोध में आपे से बाहर हो गई। उसने अपना सारा गुस्सा अपनी बेचारी माँ पर निकाला और माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई। बेचारी विभा चुप्पी साधे बैठी रही। उसका मन गहन चिंता में डूब गया। ऐसे में विभा को अपनी एकमात्र बड़ी बहन शारदा की याद आई। शारदा बहुत बड़े घर में ब्याही थी। उनका अपने घर में बड़ा दबदबा भी था। अपनी छोटी बहन विभा की परेशानी से वह भली तरह परिचित थी। समाचार मिलते ही वह चली आई। छोटी बहन की मजबूरियां देख उनकी आंखें भर आई। शारदा का सहारा पाकर विभा टूटकर रो दी। सामान्य होने पर उसने निधि के विवाह की चर्चा शुरू की। शारदा ने बहन को दिलासा देते हुए और अपनी पहचान के परिवार के एक लड़के का रिश्ता बताया। लड़के वाले को फ़ोन कर सूचित कर आगे का कार्यक्रम बना लिया। दोनों बहनें बातचीत में व्यस्त हो गईं। अचानक निधि के आने की आहट पाकर माँ तुरंत विषय बदल चुप हो गई। पर बेचारी शारदा मौसी को कुछ पता ही न चला। वो तो वही रिश्ते का राग अलापती रहीं। विभा निधि के क्रोध से डरती थी। वो घबरा उठी, कहीं निधि अपनी मौसी को ही खरी खोटी ना सुना दे। निधि सब कुछ देख और समझ रही थी तो उसे गुस्से के स्थान पर हंसी आ गई। वह बोली, मौसी, मेरे लिए किस राजकुमार का रिश्ता लेकर आई हो? आपने अपनी बचपन की सहेली की बेटी की कहानी सुनाई थी ना, उनका कैसे अमीरी का ढोंग रचने वाले रंगे सियारों से पाला पड़ गया था। शारदा मौसी भी अचकचा गई। वह निधि से कुछ कहती, इससे पहले ही निधि उठकर अपने कमरे में चली गई। विभा घुटनों पर हाथ रख बड़ी कठिनाई से कराहती हुई उठी और किचन की ओर चली गई। कुछ समय बाद निधि जब कमरे से बाहर आई तो देखा शारदा मौसी अकेले सिर झुकाए किसी गहरी सोच में डूबी थी। यह देख निधि को मन ही मन बहुत दुख हुआ। माँ और मौसी बेचारी दोनों ही बुजुर्ग महिलाएं थीं। वो दोनों उसके भविष्य के बारे में कम से कम चिंतित तो थी। भले ही उनके तीर सही निशाने पर नहीं बैठ रहे हों, परंतु दोनों कोशिश तो कर ही रही हैं। वह भी क्या करे,
अपने जान पहचान के दायरे में रह जो प्रयास कर सकती हैं कर रही हैं। उन दोनों के पास और चारा भी क्या है। वो दोनों उसके पापा राजेश जैसी गैर जिम्मेदार तो नहीं है। यही सोचती हुई वह किचन में जाकर चाय बनाने में माँ की मदद करने लगी। उसे देख माँ कुछ हैरान और परेशान सी होकर बोली, तू बैठ, मैं चाय ला रही हूँ। निधि बिना कुछ कहे चाय के कप लेकर शारदा मौसी के पास जा बैठी। शारदा मौसी और माँ दोनों ही मौन होकर चाय सुड़कने लगी। मन ही मन माँ डर रही थी कि कहीं निधि दोबारा अपनी मौसी के सामने ही जुबान से जहर ना उगलने लगे। जैसे जैसे निधि की उम्र बढ़ रही है उसका स्वभाव भी उग्र होता जा रहा है, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह मौसी से सामान्य बातचीत करती रही, मौसी के बच्चों का हाल चाल पूछती रही। निधि को सामान्य बातचीत करते देख शारदा मौसी हिम्मत करके बोली, निधि बेटी सुन, हम कोई तेरे दुश्मन तो है नहीं, बस सोचते हैं कि समय रहते तेरा घर बस जाता तो तेरी माँ के दिल को भी शांति मिलती। अपने पिता का रवैया तो तू जानती ही है। जीजा जी तो शुरू से ही बहुत बेपरवाह किस्म के इंसान हैं, हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे हैं। पहले भी ऐसे उनका यह रवैया हम सबके लिए जीवन में कड़वाहट घोलता रहा है। मौसी की बात सुनकर निधि सोचने लगी कि यह बात तो मौसी सही कह रही है। निधि बोली, मौसी आप सारी बात मुझे स्पष्ट कहिए। इस पर मौसी आश्वस्त हो धीरे से बात बदलते हुए कहने लगी, निधि मेरी जान पहचान में एक लड़का है जो सरकारी नौकरी में है। परिवार में लड़के की एक बहन के अलावा एक विधवा माँ है। अगर तुम हामी भरो तो आगे बात चलाएं। शारदा मौसी के दयनीय आवाज़ को सुन निधि बोली, मौसी पहले आप सब परख लो, तसल्ली कर लो। मेरी सहेली के साथ ऐसा हो चुका है। पहले कहते रहे कि कोई लालच नहीं है, 2 कपड़ों में लड़की ब्याह को ले जाएंगे, बस हमें तो लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। एकाएक जब विवाह की तिथि निकल गई तो लड़के वालों ने लड़के की पढ़ाई पर हुआ खर्च का हिसाब बताकर बहाने से कैश की मांग कर दी। पूरी बात सुनने के बाद मौसी बोली, बेटी ऐसे लालची लोगों को तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए थी। बस आजकल लड़की वाले लोग लाज के डर से चुप्पी साध लेते हैं। शारदा मौसी आगे बोली, बेटी यह बात तो उनसे पहले ही पूछ लूँगी, तभी बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब तुम हामी भरो तो मैं उनको परसों की तारीख दे देती हूँ। लड़के की माँ और लड़का बस 2 ही जन देखने के लिए आएंगे। निधि की हामी ने विभा के मन को आश्वस्त कर दिया। वो उत्साहित सी हो उठी। अब उसने शारदा दीदी से कहा कि जीजी अब निधि के पापा को भी आप ही समझा दो। मेरी तो हर बात उन्हें कड़वी और गलत ही लगती है। मेरी किसी भी बात में हामी भरना उन्हें अपना अपमान लगता है। यह कहकर वह किचन में लंच बनाने के बहाने वहाँ से चली गई। निधि के पापा राजेश ने जब अपनी बड़ी साली शारदा को घर आए देखा तो ज़रा झेप गए। अभिवादन कर बोले, अरे दीदी आप कब आईं? पता ही न चला। मैं तो दोस्तों के साथ सामने वाले गार्डन में ही बैठा था। शारदा ने व्यंग और हास्य मिश्रित स्वर में जवाब दिया, जब जागे तभी सवेरा। मैं तो ज़रूरी काम से आई हूँ, निधि के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। रिश्ते की बात सुनकर राजेश कुछ अनमने से हो गया और बोला, अब आप लोग मुझे तो बीच में मत घसीटो, आप निधि से पूछ लो, फिर जो सही लगे वह कर लो। यह कहकर वह चाय की चुस्की भरने लगा। यह बात सुनकर शारदा को भी तैश आ गया और रोष में भरकर बोली, जीजा जी बेटी के रिश्ते की सलाह क्या पड़ोसियों से लेने जाएंगे? तुम्हारी बेटी है, तुमसे नहीं पूछेंगे तो किसे पूछेंगे? बात बिगड़ती देख निधि के पिता शर्मिंदा हो गए। बात पलटते हुए बोले, अच्छा बताओ तो कौन लोग हैं, कब आएंगे? सारा विवरण सुनने के बाद वे बोले, ठीक है, कल मैं घर पर ही रहूँगा। निधि कमरे में बैठी सारी बातें सुन रही थी।
उसका मन खिन्न हो उठा। उसने माँ को रात के भोजन के लिए मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेट तो गई पर मन बहुत बेचैन था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बचपन से अब तक की स्मृतियों के बादल हृदय के आकाश पर छाने लगे। जब से होश संभाला, घर में दादी और पिता का शासन चलते ही देखा था। उसे याद है कि माँ के पास 2 या 3 साड़ियाँ हुआ करती थी, जिन्हें वो बड़े सलीके से धो संवार के पहना करती। वह सारे दिन घर के काम में लगी रहती, परंतु उनकी सेवाएं लेना सब अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। बेटी को जन्म देने के बाद उसके हालात और बदतर होती गई। बचपन में उसे ना तो दादी का दुलार ही मिला, ना पापा का प्यार मिला। वह कुशाग्र बुद्धि थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अपने दिल दिमाग को पढ़ाई लिखाई की ओर केंद्रित कर दिया। यह सब देखकर शिक्षिका निधि भी सोच में डूब जाती। उसके मन में निरंतर यह संघर्ष चलता था कि बेटी का जन्म लेना हमारे अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों को इतना मायूस क्यों कर देता है। वो मासूम बच्चियां अपने माता पिता और परिवार का क्या छीनने आती हैं। उनके जन्म पर लोगों के दिल बुझ क्यों जाते हैं। दूसरी ओर बेटे जन्म लेते अपने साथ कौन सी दौलतें लेकर आते हैं। कुछ भी हो, यह सोच उसके दिल को बहुत ही ओछी और घटिया लगती रही। इसी सोच ने निधि को समय से पहले ही बहुत समझदार बना दिया। सवेरे उठी तो घर में माँ और मौसी ने सफाई अभियान चलाया हुआ था। माँ बेड शीट्स, सोफ़ा कवर बदल रही थी। किचन में माँ ने नाश्ता पहले ही तैयार कर दिया था। निधि को देख शारदा मौसी बोली, निधि, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुम कोई सुंदर सी साड़ी निकाल के रख लेना। निधि बिना जवाब दिए कॉलेज के लिए तैयार होती रही। अगले दिन कॉलेज में छुट्टी थी। निधि का मन देर तक सोने को था, परंतु मौसी और माँ की बातचीत से उसकी नींद टूट गई। किचन से बहुत ही अच्छी सुगंध भी आ रही थी। कमरे से बाहर आकर देखा तो माँ और मौसी ने घर में किसी त्योहार सा माहौल बना रखा था। घर आंगन चमक रहा था। राजेश भी सूट बूट पहनकर तैयार थे। आज पहली बार उसने माँ को इतना उत्साहित देखा। 12 बजे के लगभग एक गाड़ी में मेहमान आ गए। लड़के की माँ महंगी साड़ी पहने, बड़ा सा पर्स लिए, खोजी निगाहें घुमाती घर का जायजा ले रही थी और बेटे को धीमे स्वर में कुछ कह भी रही थी। शारदा मौसी को पहचान वो उनसे गले मिली। विभा और राजेश ने भी आदर सहित अभिवादन कर मेहमानों को बैठने का संकेत किया। आपस में औपचारिक बातें होने के बाद लड़के की मां निधि को बुलाने का आग्रह करने लगी। निधि अपने कमरे के पर्दे की ओट में छिपी सारा नज़ारा देखकर सोचने लगी, माँ बेचारी मेरे विवाह के लिए कितनी उत्सुक हो रही हैं। मेरे जाने के बाद वो एकदम अकेली पड़ जाएगी। पापा के शुष्क व्यवहार और प्रताड़नाओं ने उन्हें कभी शांति से जीने ही नहीं दिया। उसकी आंखों की कोरे गीली हो गई। अचानक उसे मौसी के आने की आहट आई। शायद वो उसे लेने आ रही थी। वो पर्दे से दूर हट गई। निधि ने आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। मौसी के साथ वह ड्राइंग रूम में आई। अतिथियों का अभिवादन कर बैठ गई। माँ और बेटे दोनों की निगाहें बड़ी बेबाकी से उसे घूरने लगी। वह असहज सी हो उठी। उसके बाद उन्होंने उससे उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। निधि सबका मन रखने के लिए सही उत्तर देती रही। अचानक बेटे ने अपनी माँ से कुछ कहा। लड़के की माँ बोली, जी, रवि को निधि पसंद है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो दोनों अकेले कहीं बाहर घूमने चले जाएं। दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। विभा, निधि और राजेश यह सुनकर अनमने से हो गए। मौसी ने समय की नजाकत को देखते हुए, उनके प्रस्ताव को उचित मानते हुए उसे मानकर हामी भर दी। निधि मन ही मन तिलमिला उठी, पर जब शारदा मौसी ने उसे
अलग ले जाकर सब समझाया कि अकेले बाहर जाने से निधि को भी उसे जानने का अवसर मिल जाएगा, तो वह मान गई। निधि को उस अनजाने से युवक के साथ अकेले जाने में बहुत अटपटा सा लग रहा था, पर कोई और चारा ना था। लड़के ने अपना नाम रवि बताते हुए कहा कि आप मुझे मेरे नाम से ही संबोधित करके बातें करिए, मुझे अच्छा लगेगा। निधि ने हामी भर दी। रवि उसे पहले एक होटल में ले गया। वहाँ उसने कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया। कॉफ़ी पीते हुए रवि ने अचानक लपक कर निधि का हाथ पकड़कर चूम लिया। यह देख निधि हतप्रभ सी रह गई। वह उठ खड़ी हुई और बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। रवि बोला, तुम आधुनिक ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हो, छोटी सी बात पर ही घबरा गई। वैसे अब हम दोनों विवाह सूत्र में बंधने वाले हैं, संकोच मत करो। चलो अब हम फिल्म देखने चलते हैं। निधि की इच्छा या अनिच्छा जाने बिना वह निधि की कमर में हाथ डाल सिनेमा हॉल की ओर चलने लगा। निधि ने मन ही मन तुरंत एक फैसला ले लिया। वह रवि से बोली, आप चलिए, होटल में मेरा पर्स छूट गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रवि सड़क पर खड़ा निधि का इंतज़ार करने लगा, परंतु निधि होटल के पीछे गेट से निकल अपने घर आ पहुँची। रवि की माँ अपने घर लौट चुकी थी। दोनों बहनें उत्सुकता से निधि की प्रतीक्षा कर रही थीं। राजेश घर पर नहीं थे। निधि ने जब माँ और मौसी को रवि द्वारा की गई ओछी हरकतों के बारे में बताया तो वो दोनों दंग रह गई। शारदा मौसी ने तो क्रोधित होकर रवि की माँ को फ़ोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई। अब तीनों ने मिलकर तय किया कि यह बात राजेश तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उन्हें माँ और मौसी पर ताना कसने का एक और मौका हाथ लग जाएगा। बेचारी शारदा मौसी बहुत शर्मसार हुई जा रही थी। बहन और भांजी का भला करने आई थी, परंतु दोनों का दिल दुखा दिया। उन्होंने तुरंत घर लौटने की तैयारी कर ली। विभा और निधि ने उन्हें इस अपराध बोध से उबारने की और रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह चली गई। रात को दुकान बंद कर जब राजेश आए तो उन्हें निधि से सब बातें विस्तार से पूछने की कोशिश की। इस पर निधि ने दो टूक जवाब दे दिया कि उसे लड़का ही पसंद नहीं आया। यह सुनकर वह निधि पर ही क्रोधित हो उठे। वो उसे घमंडी, स्वार्थी और ना जाने क्या क्या कहने लगे। निधि ने अपनी माँ और मौसी को पिता के द्वारा अपमानित होने से बचाने के लिए मौन धारण कर लिया। निधि को शांत और चुप देखकर वो भी खामोश हो गए। तूफान आकर निकल चुका था। सबका जीवन यथावत चलने लगा। विभा का दिल पूरी तरह टूट गया था। बेटी के लिए सुपात्र न जुटा पाने का दुख को मन से लगा लिया। निधि अपनी माँ के दर्द को अच्छी तरह समझ रही थी। उसके स्वयं के हृदय में भी खुशियों की छोटी छोटी कलियां खिलने लगी थी, पर अब वो भी मुरझाने लगी थी। परंतु अब वह क्या करे, माँ का दुख कैसे दूर करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन की छुट्टियों के बाद जब वह कॉलेज गई तो स्टाफ में एक नया चेहरा दिखा। उनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया था। जतिन किसी दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे। वह अंग्रेजी के सीनियर प्रोफेसर थे। कुछ ही दिनों में वह पूरे स्टाफ में लोकप्रिय हो गए। जतिन बहुत बुद्धिमान होने के अतिरिक्त अपने सौम्य स्वभाव, आनंदी चेहरा और सदैव दूसरों की मदद के लिए आगे, ऐसे कुछ गुणों के कारण पूरे कॉलेज में वो चर्चा का विषय बन गए थे। निधि भी इस चर्चा से अछूती नहीं थी। एक दिन बातों ही बातों में स्टाफ रूम में किसी ने बताया कि जतिन विधुर थे और एक नन्हे से बेटे के पिता भी हैं। बच्चे की देखभाल जतिन की सासू माँ एक आया की देखरेख में कर रही हैं। निधि सोचने लगी, जतिन जी कितनी सारी समस्याओं से घिरे हैं, परंतु फिर भी चेहरे पर सौम्य मुस्कान, मन में किसी के लिए ना कोई गिला और ना ही किसी के लिए कोई शिकवा है। वो कभी किस्मत को कोसते सुनाई नहीं पड़ते। निधि के मन में एक बात बार बार उठने लगी कि जीवन में रूप, यौवन, धन और बड़ी कारों और बंगलों से कोई सुखी नहीं हो सकता है।
हमारा व्यवहार और धैर्य ही है ऐसे अस्त्र हैं जिनके बल पर हम अपना जीवन खुशी और आनंद से बिता सकते हैं। अब उसे अपने व्यवहार में भी कुछ कमियां नजर आने लगी। जतिन ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर पूरे स्टाफ को अपने घर पर आमंत्रित किया। वहां जाकर उसने पाया कि दावत की सारी व्यवस्था बेहतरीन थी। बच्चा नानी की गोद में किलक रहा था। वह कौतूहल से सब कुछ देखकर चकित हो रहा था। अचानक उसकी नानी जी को किसी ने जरूरी काम के लिए पुकारा। वह बच्चे को पास खड़ी निधि की गोद में देकर चली गई। प्यारा सा बच्चा चकित सा निधि को निहारने लगा। निधि के हृदय में ममता की भावनाएं प्रस्फुट होने लगी। उसी समय जतिन भी अपनी माता जी को खोजते हुए वहां आए। बच्चे को निधि की गोद में देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे शैतान को आपको संभालना पड़ गया। माता जी जाने कहाँ गई। निधि ने बताया कि उन्हें किसी ने बुलाया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अच्छा कहकर वो चले गए। पार्टी बहुत अच्छी रही। बच्चे को नींद आ गई तो निधि के कंधे पर सिर रखकर वह सो गया। जतिन बच्चे को अंदर बिस्तर पर सुलाने के लिए कहने लगे। निधि ने अंदर जाकर देखा, सारा घर अस्त व्यस्त था। यह देखकर जतिन लज्जित होकर अपनी सफाई देते हुए कहने लगे कि घरेलू मेड अच्छी तरह साफ सफाई नहीं करती। मैं व्यस्त रहता हूँ, माता जी बेचारी थक जाती हैं। इतने में जतिन की सासू माँ भी वहाँ आ गई और निधि को धन्यवाद करते हुए कहने लगी, बेटी तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैं तुम्हें आरव को थमाकर चली गई थी। वास्तव में निधि को कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। उसने तो उनका मन रखते हुए कह दिया कि सब कुछ खा लिया, आप ऐसे मत सोचिए। देर हो चुकी थी। जतिन मेहमानों को विदा कर रहे थे। निधि ने भी जाने की आज्ञा मांगते हुए अपना पर्स उठाया। उसी समय जतिन हाथ में एक डिब्बा लिए आ गए और बोले, आपको तो कुछ खाने पीने का समय ही नहीं मिला। सारे समय तो आप आरव को संभाले थी। यह कुछ स्वीट्स और केक हैं, आप खाइए और अपने घर पर सबको खिलाइए। निधि को बहुत संकोच हो रहा था, परंतु उसे डिब्बा लेना पड़ा। इसी तरह दिन बीतते गए। कॉलेज में स्टूडेंट स्टाफ सब जतिन के शिक्षण और स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते, परंतु जतिन निर्विकार रहते। एक दिन निधि को पता चला कि जतिन को तेज बुखार आ गया। सभी अस्पताल जाकर देख आए थे। निधि भी कुछ प्रोफेसर्स के साथ जाकर उन्हें देखने गई। बुखार से बेसुध हुए जतिन अपने बेटे को ही बार बार पुकार रहे थे। यह देख निधि का हृदय तड़प उठा। सबकी मदद करने वाले, सबके दुख सुख में साथ देने वाले आज असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। सब लोग उन्हें देखने की औपचारिकता पूरी कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। अकेली निधि को ही रात भर नींद नहीं आई। वह प्रोफेसर जतिन के बच्चे के बारे में सोचती रही। सवेरे उठते ही वह तैयार होकर सीधे जतिन के घर जा पहुंची। वहां जाकर देखा कि बच्चा पापा को ना पाकर रो रो कर बेहाल हो रहा था। वह अपनी आया और नानी के नियंत्रण में नहीं आ रहा था। वो दोनों हैरान परेशान हो रही थी। बेचारी नानी थक कर चूर होकर रुआंसी सी हो गई थी। शायद घर में अभी तक खाना भी नहीं बना था। पूरा घर बिखरा पड़ा था। निधि को देख उन्हें कुछ तसल्ली हुई। निधि ने आगे बढ़कर आरव को गोद में लिया। कुछ देर थपथपाया। रो रो के आरव भी बेहाल हो गया था। वह सो गया। नौकरानी साफ सफाई करने लगी। नानी जी को भी आराम करने को कह निधि भी उनके पास ही बैठ गई। वो अपनी बेटी की असमय मृत्यु से बुरी तरह व्यथित थी। निधि की थोड़ी सी सहानुभूति पाकर वो फफक फफक कर रोने लगी। निधि के पूछने पर वह बताने लगी कि कैसे उनकी बेटी को कोरोना महामारी ने छीन लिया। जतिन और आरव का मानो संसार ही लुट गया। वहाँ उनके मन से खुशहाल जीवन की यादें पीछा नहीं छोड़ती थी, इसीलिए बस उस शहर को छोड़ छाड़ कर इधर आकर नौकरी ज्वाइन कर ली। निधि सिर झुकाकर चुपचाप जतिन की दुखद कहानी सुनती रही। घर आकर उसने माँ को भी जतिन के जीवन का सारा वृतांत सुनाया। माँ बोली, बेटा सच है, इस संसार में सभी को कोई ना कोई दुख है। माँ निःश्वास भरकर बोली,
नानक दुखिया सब संसार। हम अपने ही दुखों के बारे में सोचते हैं और उसी का रोना रोते रहते हैं, जबकि इस दुनिया में कोई दर्द से अछूता नहीं है। माँ ने निधि को सलाह दिया कि जब तक जतिन स्वस्थ होकर घर नहीं आ जाते तुम उनके घर जाकर आरव को देखाया करो। अब निधि रोज कॉलेज से आकर सीधा उनके घर चली जाती। एक दिन निधि के मन में न जाने क्या सूझी, उसने घर से कुछ खाने के लिए बनाया और अस्पताल में जतिन को देखने चली गई। जतिन उसे देखकर आश्चर्यचकित मिश्रित खुशी से बेड से उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। नर्स ने उन्हें लेटे रहने की हिदायत दी। जतिन निधि को और आरव की देखभाल करने के लिए बार बार धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। निधि मौन उनको देखती रही। अस्पताल से घर वापस लौटने पर जतिन को अपने घर में बहुत बदलाव नजर आया। घर बहुत स्वच्छ और व्यवस्थित लग रहा था। अनजाने में उनके मुंह से आह निकल गई। वो सोचने लगे कि उनकी पत्नी करुणा के रहते उनका घर ऐसा ही व्यवस्थित रहा करता था। उदास मन से सोचने लगी कि जाने कहाँ गए वो दिन। अचानक आरव की नानी उनके पास आकर बैठ गई। वो कुछ झिझकते हुए बोली, जतिन बेटा, कैसे कहूँ, तुम्हारी बीमारी ने सारे घर को हिला के रख दिया। भला हो उस लड़की का जिसने समय पर आकर हमारी मदद की। मुझे तुम्हें यह कहने में संकोच हो रहा है, पर भविष्य के लिए तो तुम्हें कुछ सोचना ही पड़ेगा। अब तुम कोई अच्छी लड़की देख सुनकर पुनः विवाह कर लो। जतिन यह सुनकर सकपका के रह गया। कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा था। मन ही मन सोचने लगा कि कौन लड़की मेरे बच्चे को करुणा की तरह ममता दे पाएगी। वो सिर झुकाए चुप बैठा रहा। इधर निधि अपने मन से जतिन को नहीं निकाल पा रही थी। उसने अपने जीवन में जतिन जैसे अच्छे इंसान कम ही देखे थे। एक ओर उसके पापा जैसे स्वार्थी और निर्मोही इंसान हैं और दूसरी ओर रवि जैसे लोग जो नारी को केवल भोग्या के रूप में देखते हैं। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। उसे अपने जीवन में पुरुषों को लेकर जो अनुभव हुए, उन्होंने उसके मन में उठने वाली उमंगों और प्रेम भावनाओं को झुलसा कर रख दिया था। जतिन उसके जीवन के तपते रेगिस्तान में जल की निधि फुहारों की तरह आए थे। अनायासी उसका मन जतिन की ओर खींचने लगा। वह घर में माँ से भी अक्सर जतिन का जिक्र करती रहती। अनुभवी विभा से निधि की चाहत छिपी नहीं रही, परंतु वो अपने पति के स्वभाव को देखते हुए बेटी की चाहत का समर्थन करने में असमर्थ और बेबस थी। कॉलेज में जतिन के अध्यापन के चर्चे आम थे। वह सारे विद्यार्थियों से दोस्त जैसा व्यवहार रखते। निधि भी मौन सब देखती सुनती रहती। उसके दिल में जतिन के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, परंतु घर वालों और समाज की लज्जा ने उसके पैरों में बेड़ियां पहना रखी थी। अचानक एक घटना ने निधि के जीवन की दिशा को बदल दिया। हुआ ऐसा कि एक दिन जब निधि कॉलेज से लौटी तो उसने पाया कि माँ तेज बुखार में तप रही थी। उसने तुरंत दुकान पर फ़ोन कर पापा को सूचित किया, परंतु उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वो अकेली ही माँ को लेकर अस्पताल चली गई। विभा की हालत बहुत चिंताजनक थी, इसलिए डॉक्टर तुरंत उपचार में लग गए, पर देर हो जाने के कारण दवाओं और इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो पा रहा था। घबराहट में निधि ने जतिन को फ़ोन कर सूचना दी। जतिन समाचार मिलते ही आ गए। माँ बेहोश थी। डॉक्टर उपचार में जुटे थे। जतिन भी निधि के साथ सारी रात माँ के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। सवेरे जब माँ को होश आया तो जतिन थोड़ी सी देर के लिए घर चले गए। वहाँ उनके बेटे आरव का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अगले दिन जतिन ने कॉलेज से छुट्टी ले ली। आरव को आया को सौंपकर अस्पताल आ गए। इस बीच जब राजेश ने देखा कि निधि और उसकी माँ रात भर घर वापस नहीं लौटे, तो उनकी खोज खबर लेने वह भी अस्पताल आ गया। विभा की तबीयत में सुधार आ जाने के कारण अब उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल के कमरे में जतिन और निधि को एक साथ बैठा देखकर राजेश क्रोधित हो उठे।
बिना किसी से कुछ पूछे या सुने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए वह उन दोनों को अपशब्द कहते हुए उन दोनों पर गलत गलत आरोप लगाने लगी। वो जतिन और निधि के चरित्र पर लांछन लगाते हुए जो भी मन में आया बोलने लगे। निधि और जतिन दोनों शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। शोरगुल की आवाज़ सुन डॉक्टर और नर्सेस भी वहां आ गए। डॉक्टर ने क्रोधित होकर उन सबको मरीज के कमरे से बाहर निकलने का आदेश दिया। यह सब तमाशा देखकर विभा को गुस्सा आ गया। उसने अब तक अपने पति के सारे जुल्म खामोशी से सहन किए थे। अपने घर परिवार को बचाने के लिए हमेशा अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देती रही थी, परंतु अब उसकी सहनशीलता समाप्त हो चुकी थी। अपनी बेटी के आत्मसम्मान के लिए रणचंडी का रूप धारण कर लिया। उसने निधि का हाथ जतिन के हाथों में देते हुए कहा कि मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा शालीन, विद्वान और समझदार पति चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटी और जतिन पर लगाए अनुचित आरोपों के जवाब में मैं उन दोनों को शीघ्र ही विवाह सूत्र में बांधने का प्रण लेती हूँ। राजेश अवाक से विभा के इस बदले रूप को देखकर हैरान हो उठा। वह आग बबूला होकर विभा से बोला, क्यों, बुखार से तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? विभा भी ऊंचे स्वर में बोली, जी नहीं, अब तो मैं होश में आई हूँ। अभी तक मैं अपने दिल और दिमाग की आवाज़ें अनसुना कर स्वयं और अपनी बेटी पर आपके द्वारा की गई तानाशाही को सहन करती रही। बस अब और नहीं। मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिहाई चाहती हूँ। मेरी बेटी सक्षम है। हम दोनों तुम्हारे बिना भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। यह कहकर उसने पति को कमरे से बाहर जाने का संकेत किया। डॉक्टर ने भी राजेश को बाहर जाने का आदेश दे दिया। कोई चारा न देख अपमानित हुआ राजेश बोझिल कदमों से चलता हुआ अस्पताल से बाहर चला गया। उसके कानों में विभा की एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बस अब और नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।